हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर सेम। हमारा फिफ्थ एक्ट है CPC सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। कोड नंबर है 5001, कहीं पर इसे 501 भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा शॉर्ट का सेकंड, यानी जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट बोलते हैं, जो हमारे 10 नंबर में आते हैं, उसका यह प्रश्न है दूसरा। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन में चलने से पहले एक कमेंट थी, कमेंट का आंसर देना चाहता हूं। और जैसा कि आपका भी कोई क्वेश्चन हो, यानी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या अगर कमेंट के जरिए से अगर आप पूछना चाहो तो मैं उसका भी जवाब आपको दे सकता हूं। तो एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था कि सर, जो भरण पोषण होता है वो सर 125 में होता है। तो मैं एक बात बता देता हूं, जब हम कोई डाइवोर्स का केस डालते हैं 13B, ठीक है, विवाह विच्छेद का, डाइवोर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ये 13B पति और पत्नी को अलग रहने का अधिकार प्रदान करता है। जब हम 13B का मुकदमा डालते हैं तो ये भरण पोषण स्वयं ही अपने आप चलकर हमारे पास आ जाता है। या कोई किसी के ऊपर 498 का, यानी देखो अब ये सेक्शन जो है चेंज हो चुके हैं, ठीक है। देखो 498 था पहले हमारा आईपीसी, ठीक है। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के द्वारा हमारा 498 कै का जो मुकदमा पड़ता था दहेज का, उसकी अब सेक्शन, पहले तो सेक्शन चेंज हुआ है वो बता देता हूं मैं आपको। अब जो वर्तमान का जो हमारा सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता, पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता, ये दंड वाला कट गया है और संहिता, ठीक है। अब हो गया है 2023। अब जो इसका जो न्यू सेक्शन है, पहले था 498 के और अब है 85, ठीक है भैया। और ये जो सेक्शन 25 है 125, ये हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम यानी हिंदू विधि 1955 की सेक्शन 125 में है, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। तो जैसे हम कभी दहेज प्रथा लगाते हैं तो ये 125 हमारी अपने आप लभाव में आ जाती है, आदमी पे आके चिपक जाती है सेल्फ में, ठीक है। 13B का मुकदमा डलता है, अपने आप आके आदमी के ऊपर लग जाती है। उसमें क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं। जब पति पत्नी समझौते के साथ या गैर समझौते के साथ अगर अपना डाइवोर्स लेते हैं, तो न्यायालय ये कहता है कि आप अपनी पत्नी को कुछ भरण पोषण दीजिए। तो उसमें आप एक मुश्त भी दे सकते हो, एक साथ इकट्ठा करके भी दे सकते हो, या जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसे किस्तों में दे सकते हो। तो उसको भरण पोषण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब 498 नहीं लगेगा किसी के ऊपर, अब क्या लगेगा, न्यू सेक्शन 85, न्यू सेक्शन 85, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड, उसको अच्छे से समझते हैं। पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण में अंतर बताइए। देखो, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण को हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे, और अगर आपने इसे समझ लिया, आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा। आप अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी सहपाठी को बड़े ही प्यार से आंख मीच कर बता सकते हो, कहानी की तरह। देखो, पहले ले लेते हैं, एक पार्ट में है पुनर्विलोकन और एक में ले लेते हैं पुनरीक्षण। इसको देखो, हमें समझना कैसे है, इसको तो समझ लो आप स्टूडेंट, और इसको समझ लो आप टीचर। इस तरीके से थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है, समझने के लिए। सपोज करो हम एग्जाम देने गए, ठीक है।
या एग्जाम नहीं दिया, कोई टेस्ट दिया हमने, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जब एग्जाम देते हैं या कोई टेस्ट देते हैं तो हम अपनी कॉपी को, जैसे हमने कोई क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा समय होता है या हमारे सस्पेंस रहता है हमारे अंदर कि भाई एक बार इसे चेक कर लो, तो हम उसे दोबारा से चेक करते हैं, उसको कहते हैं पुनर्विलोकन, ठीक है। दूसरी बात, और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए या हमें ऐसा लगा कि यार इसमें कहीं त्रुटि है, तो हम उसे काट के उसे पुनः सही करते हैं, ठीक है, पुनः सही करते हैं। या हमारा ये मन होता है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सही है और मैंने इसे दोबारा देख लिया है, अब इसे हम टीचर के पास दे सकते हैं। अब आगे टीचर की बात, पुनरीक्षण, टीचर इसे दोबारा से देख सकता है। भाई जब हमने कॉपी को खुद देख लिया, दोबारा से पुनरीक्षण कर लिया, पुनर्विलोकन कर लिया और अच्छे से जांच पड़ताल कर ली, तो फिर टीचर क्यों जांचता है? भाई एक बात सोचो ना, भाई हम जब आंसर लिख रहे हैं याद करके अच्छे से दोबारा से चेक करके, फिर टीचर के जांचने की क्या जरूरत रह गई? तो उसी प्रकार से एक पुनरीक्षण होता है उच्च न्यायालय द्वारा। तो ये जो आपका पेपर है वो सही है या गलत, आपने अपने मन से सही करा है, अब उच्च न्यायालय इसे स्वयं भी जांच सकता है कि भाई आपने क्या क्या आदेश दिए हैं, क्या निर्णय दिए हैं, एक बार अपनी कॉपी मुझे तो दो, मैं भी तो उसे देखूं। या तो ये उसे स्वयं सही कर देंगे कि भाई इसमें कुछ दिक्कतें हैं, इसे स्वयं सही कर दो, या ये इन्हें पुनः आदेश देंगे कि भाई आपका जो सवाल है, सवाल का जो उत्तर है, जो आपका निर्णय है, आदेश है, वो थोड़ा गलत है, इसे दोबारा से देखो। ये देखेंगे कब? न्यायालय आदेश तो देगा, लेकिन न्यायालय कब आदेश देगा कि यहां पर जिसके लिए निर्णय हुआ है वो व्यक्ति याचिका लगाए, ठीक है, कि भाई मेरा जो आदेश है, जो निर्णय है वो गलत तरीके से हुआ है, आप एक बार, या तो इनसे ही बोलेगा कि इसे दोबारा देखो, या यहां पे जाएगा तो ये या तो स्वयं ही उसे सही कर देंगे या इससे बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसकी गलती है, तो टीचर बोलेगा भाई आपका ये जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर थोड़ा गलत है, इसे दोबारा से करना, ठीक है। या ये जो टीचर हैं, आपने देखा होगा जब कॉपी चेक करते हैं तो वहां पे उनकी मिस्टेकों को अंडरलाइन कर देते हैं या सर्कल बना देते हैं कि भाई मैंने इनको बता दिया है ये मिस्टेक है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। पुनर्विलोकन अपनी ही चीजों को दोबारा से जांचना कि हमने किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं कर दी है, हमने जो आंसर दिया है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, एक बार मैं जांच लेता हूं, या जो हमने निर्णय दिया है उसको दोबारा से जांचने का कोई वादी या प्रतिवादी याचिका लेकर आता है तो वो उसे दोबारा से जांच सकता है, ठीक है। ये हो गया पुनर्विलोकन। पुनरीक्षण, जो आपने कॉपी दी है, जो निर्णय दिया है, या तो न्यायालय स्वयं कि आपने जितने भी अभी तक निर्णय दिए हैं आप मुझे उनको दिखाओ, मैं आपका कार्य चेक करता हूं, या ये वादी या प्रतिवादी में से यहां पे कोई जाए और आदेश दे कि सर हमारे इसमें दोबारा से निर्णय करवाइए, याचिका को दिखवाइए, तो ये इनको आदेश दे सकता है या स्वयं देख सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अब भी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से जाके देखना, ठीक है, और इसे इसकी स्पीड स्लो करके देखना। बहुत से स्टूडेंट बहुत हाई कर देते हैं और कुछ की कमेंट आ रही है कि आप सर वीडियो में बहुत स्लो बोलते हो। स्लो तो मैं बोलता हूं, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी रहता है उसे स्पीड को तेज कर सकते हो, लेकिन स्लो बोलने का रीजन ये है कि चीजें अच्छे से समझ में आए। आप 2 या 4 मिनट अपनी बचा सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो रिदम है वो बेकार हो जाता है, ऊपर से चीजें निकल जाती हैं। बातें बहुत हो गई, बहुत समझा दिया। अब देखो डायरेक्ट हम क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं तो एक बार में समझ में आ जाएगा। पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण में अंतर बताइए। पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन वही न्यायालय करता है जिसने निर्णय दिया है। पुनर्विलोकन यानी कि जिस स्टूडेंट ने अपनी कॉपी लिखी है, भाई जब हम एग्जाम दे रहे हैं
जिसकी कॉपी है वही उस अपनी कॉपी को जांचेगा। ये थोड़ी कि भाई मैंने पेपर करा है, अपने पीछे वाली सीट पे जाके कोई लड़का बैठा है बोले भाई मेरी कॉपी जांचना, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो उसी प्रकार जिसने निर्णय दिया है वही न्यायालय उसको जांचेगा। देखो स्टूडेंट वाला मैंने यहाँ पे और यहाँ पे टीचर वाला, ठीक है। तो स्वयं जांचेगा स्टूडेंट यानी न्यायालय स्वयं देखेगा अपनी कॉपी को, यानी अपने निर्णय को वो स्वयं देखेगा। पुनरीक्षण, पुनरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भाई कोर्ट तो उच्च न्यायालय के नीचे तो काफी कोर्ट होते हैं, भाई ये तो आप सब जानते हो। उच्च न्यायालय के नीचे काफी कोर्ट होते हैं, जिस प्रकार काफी स्टूडेंट होते हैं उसी प्रकार से उनके ऊपर एक टीचर होता है। उन सभी कोर्टों के ऊपर एक उच्च न्यायालय होता है, वो उन सभी का निरीक्षण करता रहेगा। पुनरीक्षण कि भाई आपने क्या निर्णय दिया है, आप मुझे एक बार दिखाइए, आपकी कुछ गलतियां तो नहीं है, आपका कार्य जो है सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं लाइन अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरा है, अगर किसी को मेरा एग्जाम्पल अच्छा लग रहा हो टीचर और स्टूडेंट वाला, तो आप कमेंट करके बताना कि हाँ सर इससे हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर सही होगा तो दूंगा, अगर आपकी कमेंट में ये होगा कि सर नहीं है सही तो मैं नहीं दूंगा। तो आप कमेंट में लिख कर बताना एग्जाम्पल इज राइट, एग्जाम्पल इज नॉट राइट, ठीक है, इस तरह से। दूसरा पॉइंट है पुनर्विलोकन कोई भी न्यायालय कर सकता है। भाई पुनर्विलोकन कोई भी न्यायालय कर सकता है, इसका मतलब क्या है भाई, अपने अपने क्षेत्र का कोई भी न्यायालय, भाई उच्च न्यायालय के नीचे तो काफी कोर्ट होते हैं, तो उसका कोई भी न्यायालय अपना पुनरीक्षण कर सकता है। लेकिन वो पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण की शक्तियां केवल उच्च न्यायालय की ही होती हैं। आगे तीसरा पॉइंट है अपील योग्य आदेश एवं निर्णय का भी पुनर्विलोकन हो सकता है। या कोई अपील आई है या कोई आदेश या एवं निर्णय, कोई जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, ठीक है, उसने कोई निर्णय दे दिया है, निर्णय को हम डिक्री भी बोलते हैं, डिग्री और डिक्री, ठीक है, आज्ञप्ति भी बोलते हैं। अगर इस प्रकार से किसी ने कोई इसके खिलाफ याचिका दायर की है, अपील योग्य आदेश, कोई आदेश दिया है एवं निर्णय का भी पुनर्विलोकन हो सकता है, तो उसका पुनः क्या हो सकता है, पुनर्विलोकन। कोई निर्णय दे दिया है या कोई आदेश दिया है, उसके लिए अगर किसी ने याचिका दी है तो उसका दोबारा से जांच पड़ताल होनी चाहिए, ठीक है। पुनरीक्षण तभी हो सकता है जबकि निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय में अपील योग्य नहीं हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, जबकि निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय में अपील योग्य नहीं हो, इसका क्या मतलब हुआ सर, अभी तो आप कह रहे थे टीचर देख सकता है, इसका मतलब क्या है, इनका क्या होता है क्षेत्राधिकार। उसको सुनने का और देखने का जो अधिकार है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। और हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, यानी ये जो टीचर है स्टूडेंट की गलतियां बता सकता है, उसको स्वयं देख सकता है, लेकिन स्टूडेंट के काम को स्वयं थोड़ी करेगा भाई, वो बस गलतियों को तो ही बता सकता है। ये थोड़ी है कि टीचर हमारी गलती बता रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी हमारे काम को कर रहा है। हमने कोई सवाल करा, सवाल में कोई त्रुटि हुई तो एग्जाम जो टीचर होगा हमारी गलती को ही तो बताएगा, उसको स्वयं थोड़ी सॉल्व करने बैठ जाएगा। अगर सॉल्व भी करेगा, अगर 10 क्वेश्चन है तो एक को सॉल्व कर देगा, तो 9 हमें स्वयं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक समझाने का तरीका क्या है, वो आदेश देगा कि भाई ये मैं देख सकता हूं कि इसमें गलती कहां पर हुई है, गलती कहां पर हुई है इतना देख सकता हूं, लेकिन इसे सुनेगा वही तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही, वही इसमें निर्णय आदेश वही देंगे, हाँ मैं गलती निकाल के दे सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को। अब चलते हैं। पुनरीक्षण तभी हो सकता है जबकि निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय में अपील योग्य नहीं हो, ठीक है। भाई मैं जब भी तो करूंगा, नहीं तो ये क्या कहेगा टीचर यानी उच्च न्यायालय, मैं तो इसे स्टार्टिंग से ही देखूंगा, नहीं, ये कह रहा है कि चलो मैं देखता हूं। आगे चलते हैं। पुनर्विलोकन किसी नए साक्ष्य
आदि के प्रकटीकरण या त्रुटि के कारण हो सकता है। ठीक है, यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखना, प्रकटीकरण यानी उत्पन्न होना, त्रुटि यानी गलती। जब हम अपनी कॉपी को स्वयं जांच रहे हैं और जांचने के पश्चात हमको पता चला कि भाई यहाँ पे शब्द का फेरबदल होना था या यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, तो हम उसको काट कर उसे सही करने की कोशिश करेंगे। या याद आ जाए हमें कोई चीज, अरे यहाँ पर तो ये चीज लिखी जानी थी, इसलिए तो हम कॉपी को चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, उसे हम सही कर लें। तो यहाँ पर क्या है, साक्ष्य आदि के प्रकटीकरण यानी कोई नया सबूत उत्पन्न हो गया हो जो गलती से ना किसी के सामने आया हो। निर्णय से पहले जज ने निर्णय दे दिया लेकिन एक सबूत बहुत मजबूत था, वो सामने नहीं आया, लेकिन वो निर्णय के बाद सामने आया। या कोई त्रुटि थी, वो सामने आ गई कि भाई यार हमसे कुछ गलती हो गई है, इसे दोबारा से इसमें आ जाइए। पुनरीक्षण केवल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों का ही होता है। आगे चलते हैं। शुभ पक्षकार, देखो इसको हम यहाँ पे काटेंगे नहीं, लेकिन आपके लिए बता देता हूं। यहां पे होता है, इसका मतलब गुस्सा वाला, गुस्से में पक्षकार, या उदास या निराश। भाई किसी का निर्णय या किसी का एग्जाम गलत हो जाए तो भाई वो गुस्सा में रहेगा या उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। इसी प्रकार से पक्षकार होते हैं, अगर उसका निर्णय गलत आ जाए तो वो क्या होगा, गुस्से में आएगा या उदास होगा या निराश होगा। तो शुभ पक्षकार को पुनर्वलोकन के लिए आवेदन पत्र देना पड़ता है। भाई जिस प्रकार से हम अपनी त्रुटि को संभालते हैं, सही करते हैं, उसी प्रकार से ये एक आवेदन पत्र देगा और बताएगा कि सर इसमें सही निर्णय नहीं हुआ है, आप इसे दोबारा देखिए। जबकि पुनरीक्षण में क्या होता है, इसमें उच्च न्यायालय किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से मांग कर भी पुनरीक्षण कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया है, याचिका गई या न्यायालय का खुद मन हुआ, दोनों ही बात हो सकती है कि भाई इस केस को मैं देखना चाहता हूं या इसके ऊपर एक एप्लीकेशन आई है, इसमें कुछ त्रुटि है तो लाओ मैं खुद देख सकता हूं। तो अधीनस्थ न्यायालय से मंगा सकता है, जैसे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगाएगा कि भाई आप अपने निर्णय को एक बार मुझे दिखाओ, मैं उसकी गलती जांच के आपको बताता हूं। आगे चलते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है, पुनर्विलोकन के बाद पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसमें देखो, हमने अपनी कॉपी को जांचा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 1 2 3, उसके बाद भी अगर कोई गलती होती है तो हम उसे पुनः सही करते हैं। उसी प्रकार निर्णय को भी हम कई बार सही कर सकते हैं या उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। पुनरीक्षण के बाद पारित आदेश या आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। देखो टीचर है, टीचर ने उसे अच्छे से जांचा, पड़ताल करा, देखा और उसने सारी गलतियां उसमें बता दी या उसका पुनरीक्षण कर लिया, तो उसी के लिए दोबारा से हम उस उच्च न्यायालय के पास नहीं जा सकते कि आप इसे पुनः एक बार और देखो कि शायद इसमें कोई और गलती निकली आए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहां से निर्णय होने के बाद ही आप दोबारा से यहाँ पे निर्णय होने के बाद ही जा सकते हो। ये नहीं है कि आपने एक बार इसे जांचा है, हम वहां पर जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उससे पहले एक बार और जांच लो, शायद और कोई त्रुटि निकल जाए, ऐसा नहीं। लेकिन दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, लॉ के अंदर कोई भी सर्वथा सत्य बात नहीं है। हम कोई भी सेक्शन पढ़ें, कोई भी हेडिंग्स पढ़ें, कोई भी डेफिनेशन पढ़ें, कोई भी केस पढ़ें, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवाद जरूर है। कंडीशन कहीं ना कहीं ऐसी बन जाती है कि हम उसको चैलेंज कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सर्वथा सत्य किसी भी चीज को नहीं मानोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। पुनरीक्षण के बाद पारित आदेश या आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती।
एक बार उसने टीचर ने यानी उच्च न्यायालय ने जांच लिया है, पुनरीक्षण कर लिया है, तो उसी को दोबारा नहीं जांचेगा। उम्मीद करता हूं आज का ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्टूडेंट और टीचर वाले एग्जाम्पल के लिए हमें कमेंट करके बताना सही है या गलत। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।